नमस्कार, मैं सुनील शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रथम रसायन विज्ञान के प्रथम पत्र को लेकर हाजिर हुआ हूं। अकार्बनिक रसायन जिसका शीर्षक है। हमने पिछली कक्षाओं में इसके इकाई प्रथम के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था संक्रमण तत्वों का रसायन, उनके महत्व, संक्रमण तत्व की श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उनके तत्व, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके विभिन्न गुणधर्म, जिसमें 12 प्रकार के हमने विशेष गुणधर्मों के भी व्याख्या की थी। इसमें आज हम आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो सिलेबस है उसके यूनिट 5 को शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार, एसिड्स और बेस। इसके अंतर्गत हमको जो है सामना करना पड़ेगा आरेनियस की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को, ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स, द लक्स-फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल और क्षारों के बारे में। तो जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में या जो जूनियर क्लासों में पढ़े होंगे, और जो कंक्लूजन है वो ये है कि कुछ रासायनिक पदार्थों को प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर उन्हें अम्ल और क्षारक के रूप में पृथक पृथक पहचान की गई है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण है जिसमें उन्हें अम्ल और क्षारक के रूप में पृथक किया गया है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर अम्ल की। अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस परीक्षण आप लोग सभी जानते हैं, 2 प्रकार के लिटमस पेपर अपने प्रयोगशालाओं में पाए जाते हैं, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ जो चखने पे या स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया कर और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल की श्रेणी में रखा गया। ये प्रारंभिक परिभाषाओं के अनुसार जो है वो इन लक्षणों के आधार पे किसी पदार्थ में ये लक्षण अगर मौजूद हैं तो उन्हें अम्ल कहा गया। जैसे अम्ल को परिभाषित किया गया, उसी प्रकार से क्षारक या क्षार पदार्थों को भी परिभाषित किया गया है। क्षार के अंतर्गत क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, पहला लक्षण, जो स्वाद में तीखे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जो साबुन की तरह व्यवहार करते हैं और जो अम्लों को उदासीन कर सकते हैं, अम्लों को उदासीन कर देते हैं। जिन पदार्थों में ये तमाम गुण पाए जाते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत चलने वाले हमारे आरेनियस सिद्धांत के बारे में। आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षारों के बारे में क्या कहा, उसके बाद ब्रांस्टेड-लॉरी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर लक्स-फ्लड के सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर विलाय तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे और अंत में लुईस की क्या धारणा रही थी अम्ल और क्षार को लेकर। तो आज हम शुरू करते हैं आरेनियस की धारणा के बारे में, या इसे जल आयन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आरेनियस वैज्ञानिक साहब ने जल आयन तंत्र की धारणा को प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल HA वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन मुक्त करते हैं या प्रदान करते हैं जल में वियोजित होने पर। और क्षारक BOH वे पदार्थ हैं, आरेनियस साहब ने अम्ल को HA और क्षार को BOH से संबोधित किया था। क्षारक BOH वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित करने पर
हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन जो है वो प्रदान करते हैं। तो H प्लस वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं, आर्यनियस साहब के अनुसार उन्हें अम्लों की श्रेणी में रखा गया, इसे HA से संबोधित किया गया। और क्षार उन पदार्थों को कहा गया जो जल में वियोजित होने पे OH हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं HA। जलीय माध्यम में यदि इनसे क्रिया कराई जाए तो ये H प्लस में और A माइनस में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार से HCl जलीय माध्यम में इनसे क्रिया कराई जाए तो H प्लस और Cl माइनस। CH3COOH जलीय माध्यम में H प्लस और CH3COO माइनस। HNO3H2 जलीय माध्यम में H प्लस और NO3 माइनस। H2SO4 जलीय माध्यम में H प्लस और HSO4 माइनस के रूप में जो हैं वो वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार ये समस्त पदार्थ जो हैं जल में वियोजित होने पर H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, इसलिए ये सभी पदार्थ जो हैं आर्यनियस वैज्ञानिक के मतानुसार ये अम्लों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ अम्लों को फिर से विभाजित किया गया है उनके गुणों के आधार पर। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उन अम्लों को कहा गया है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो हैं जो जल में वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं और पूर्ण वियोजन जिनका होता है वे प्रबल अम्ल या स्ट्रोंग अम्ल कहलाते हैं, जिसके उदाहरण है HCl, HNO3, H2SO4। ये जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। इसी प्रकार CH3COOH जो है ये जल में आंशिक आयनित होता है, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ आर्यनियस की धारणा के अनुसार अम्ल को परिभाषित किया गया। इसी प्रकार से वैज्ञानिक आर्यनियस साहब के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण यदि हम देखें BOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, B प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इज सेपरेट हेयर। NaOH in the medium of H2O, Na plus or OH minus, KOH in the medium of H2O, K plus OH minus, NH4OH in the medium of H2O, NH4 plus or OH minus, और BaOH whole twice H2O, Ba2 plus और 2OH minus। यहाँ ये समस्त जो हैं ये क्षार कहलाए गए। इनको जल वियोजित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन मुक्त होता है, अतः ये क्षार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ NaOH, KOH जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, प्रबल क्षार, क्योंकि ये इनका जो जलीय विलयन है वो पूर्ण रूप से आयनित होकर और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रदान करते हैं। इसी तरह से NH4OH और CaOH होल ट्वाइस ये दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, क्योंकि ये जल के अंदर आंशिक रूप से आयनित होते हैं और आंशिक OH आयन जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से जल आयन तंत्र के में आर्यनियस साहब के अनुसार अम्ल और क्षार को विभाजित किए गए हैं, जिसके ये रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा आप लोगों को दिखाया गया उदाहरण सहित। आगे बात आती है कि जब अम्ल और क्षार को परस्पर क्रिया कराई जाती है तो ये H प्लस अम्ल का H प्लस आयन और क्षार का OH आयन दोनों पे विपरीत आवेश होने से क्रिया करके ये और H2O का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। और ये प्रक्रिया जो है ये उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। और ये क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार जब HCl अम्ल और क्षार को परस्पर क्रिया कराई जाती है तो अम्ल और क्षार के परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देने से उदासीन बनने वाला जो उत्पाद है वो उदासीन होता है। अम्ल और क्षार के क्रिया करने से लवण और जल जो है उसकी प्राप्ति होती है। लवण
HCl प्लस NaOH, NaCl लवण और H2O का निर्माण होता है। इस अब इनकी जो उपयोगिता है, क्या उपयोगिता आर्हेनियस की धारणा की, तो उन्हें 3 प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। पहला है इसकी उपयोगिता में, पहली उपयोगिता है अम्ल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का निश्चित क्षेत्र जो है वो स्पष्ट किया जा सकता, निश्चित होना, अम्ल क्षार की उदासीनीकरण का ऊष्मा का निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है इस आर्हेनियस की जल आयन तंत्र धारणा के अनुसार। दूसरा है अम्ल के उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में उनके H आयन सांद्रता के आधार पर समझाया जा सकता है कि अम्ल उत्प्रेरक का कैसे कार्य करते हैं। तीसरा और अंतिम जो इसकी उपयोगिता है, HA व BOH की सामर्थ्य को जलीय विलक्षण की भी इनके आयनन स्थिरांक के आधार पर जो है वो समझा जा सकता है। जैसे HA H प्लस और A माइनस बराबर Ka इज इक्वल टू CH प्लस इंटू Ca माइनस अपॉन CHA स्थिरांक के रूप में। इसी प्रकार BOH B प्लस OH माइनस Kb, यहाँ Ka और यहाँ Kb Ca माइनस COH माइनस अपॉन CBOH। इस प्रकार से इनके जो जलीय विलयन हैं, इनके आयनन स्थिरांक जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। ये इनकी आर्हेनियस की धारणा जल आयन तंत्र के उपयोगिता है। साथ में आप नोट करें, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। सीमाएं से तात्पर्य है कि यह सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है और यह सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले यह सिद्धांत सभी अम्लों एवं क्षारकों के गुणों की व्याख्या को पूरी नहीं कर पाता है। यह सिद्धांत सभी अम्लों एवं क्षारकों के गुणों की व्याख्या को नहीं कर पाता है। यह धारणा केवल जलीय विलायकों पर ही लागू होती है। ये धारणा केवल जलीय विलायकों पर ही लागू होती है। इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है, इसलिए समस्त अम्ल जो हैं वो समस्त अम्ल और क्षारक के गुणों के बारे में इस सिद्धांत के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये 2 इसकी लिमिटेशंस हैं। तीसरी इसकी लिमिटेशन सीमाएं है, इसके अनुसार अजलीय विलायकों में अम्ल व क्षारक अभिक्रियाओं का होना संभव नहीं होता है। जैसे बेंजीन और कार्बनिक विलायक में HCl को अम्ल नहीं कहा जा सकता। चौथी इसकी सीमा है कि यह सिद्धांत कुछ लवणों जैसे AlCl3 का जल में अम्लीय व्यवहार का स्पष्टीकरण जो है वो नहीं कर पाता है। पांचवा इसका सीमा है, इस सिद्धांत के द्वारा उदासीनीकरण की प्रक्रिया केवल जलीय माध्यम में ही होती है, जबकि अनेक अजलीय विलायक जैसे अमोनिया NH3 SO2 आदि भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। छठा इसका जो सीमाएं हैं वो ये हैं कि केवल हाइड्रोक्साइड ही क्षारक कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर OH आयन जो हैं वो देते हैं। इसके आधार पर धातु ऑक्साइडों CaO Na2O को नहीं समझाया जा सकता, क्षारक नहीं कहा जा सकता। इस धारणा के अनुसार गैसीय अवस्था के बारे में अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं जो हैं वो संभव नहीं है। और अंतिम इसका जो 8वां सीमा है वो ये है कि जल में मुक्त हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति संभव नहीं है। H प्लस आयन H2O से संयुक्त होकर तुरंत H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इस प्रकार ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। H प्लस और H2O प्लस H2O बना देते हैं H3O प्लस, जिसमें 256 किलो कैलोरी जो ऊष्मा है वो निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कल हम आगामी कक्षाओं में हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की, ब्रांस्टेड लोरिका सिद्धांत। नमस्कार जब तक के लिए।